साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे परीक्षा में आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्नों की। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। 3 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और आज हम थोड़ी सी पुराने प्रश्न पत्रों को उठा के इनसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये आसान लगने लगेंगे और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। मैंने जो पुराने पेपर उठा के देखे तो इसमें सबसे ज़्यादा कुल, औसत और सीमांत यही चीज़ें निकालने को आती हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं आपको उपयोगिता में मिल जाती हैं। आप उपयोगिता विश्लेषण जब पढ़े होंगे तो कुल उपयोगिता मिली, सीमांत उपयोगिता मिली। उत्पादकता जब हमने पढ़ी या उत्पाद पढ़ा तो कुल उत्पाद मिला, औसत मिला, सीमांत मिला। लागत पढ़ी, कुल लागत, औसत, सीमांत लागत। और संप्राप्ति या आगम, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। अब इनमें से चाहे कुछ भी निकालने को आ जाए, चाहे वो उपयोगिता के रूप में रहे, उत्पादकता के, लागत के या संप्राप्ति के, कुल, औसत और सीमांत कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। आप देखिए जरा कि जब भी औसत निकालना होता है तो औसत बराबर क्या लिखा जाता है, हमेशा कुल बटे मात्रा। यानी अगर आपको कुल पता है तो संबंधित मात्रा से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए और औसत आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कभी आपको कुल निकालने को आ गया तो ये आप पक्षांतरण करेंगे तो औसत का गुणा कर दीजिए मात्रा में, तो आपके पास कुल प्राप्त हो जाएगा। तो एक ही सूत्र याद करना है आपको, औसत बराबर कुल बटे मात्रा। रफ में आप पीछे करेंगे, जो आपको रफ पेज दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, और आप इसी सूत्र का प्रयोग करके कुल दिया है तो औसत और औसत दिया है तो कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीमांत की। तो सीमांत निकालने के लिए चाहे लागत, आगम, उपयोगिता कुछ भी निकालना हो तो सीमांत निकालने का सीधा सीधा फंडा है कि कुल में से अपन पूर्व का कुल घटा दें। जो टोटल कुल दिख रहा है आपको, उसके पूर्व का जो कुल दिया है उसको आप घटा दीजिए, तो जो संबंधित मात्रा है उसका सीमांत आपको पता चल जाएगा। और अगर इसी का अगर हम पक्षांतरण करके देखें कि कुल हम यहीं रखें और ये माइनस पूर्व का कुल अगर पक्षांतरण कर दें तो क्या बन जाएगा, कुल बराबर सीमांत धन पूर्व का कुल। तो ये हम प्रैक्टिस करके देखेंगे तब थोड़ा सा अपन को अच्छे समझ में आ जाएगा। एक ही सूत्र याद रखना है अपन को, सीमांत निकालने के लिए अपन को कुल में से पूर्व का कुल घटा देना है, और अगर अपन को कुल निकालना है तो सीमांत के साथ अपन को पूर्व का कुल जोड़ देना है। अब जो पुराने वर्षों में पेपर आए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन लेते हैं और हल करते हैं। तो आप देखिए, निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये है। ये 3 नंबर में आया था और ये 2022 का प्रश्न है ये। तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, जो पुराने वीडियो देखे होंगे अगर आपने, कि प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, औसत संप्राप्ति। तो ये हमने एक खाली टेबल बना ली है। अब देखें, हम इस पे भरना शुरू करते हैं। बेची गई मात्रा 0। अब 0 है तो संप्राप्ति 0 ही रहेगी। पहली इकाई बेची आपने, औसत रूप में बेच रहे हो प्रति इकाई, तो ये 10 की बिकेगी। दूसरी इकाई, प्रश्न हमसे यही कह रहा है 10 रुपए की बेचना है हमें हर इकाई, तो दूसरी भी 10 की बिक जाएगी। तीसरी भी 10 की बिकेगी। चौथी भी 10 रुपए की बिक रही है। पांचवी भी 10 रुपए की बिक रही है। और छठवीं भी हमारी 10 रुपए की बिक रही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कुल का पता लगाना है। कुल से ही हमें सीमांत मिलेगा। तो हमने क्या पता किया है कि कुल कैसे निकालना है अपन को, तो ऊपर देखे थोड़ा सा जाके, अपन को कुल निकालने के लिए अपन को औसत वाले में औसत गुणित मात्रा, ये देखिए ये वाला सूत्र। तो औसत और मात्रा का गुणा कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये मात्रा है और ये औसत है, तो 0 और 0 का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ है 10, तो गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। ये 2 है, यहाँ 10 है, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। और 6 का गुणा 10 में कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब सीमांत निकालना है, तो सीमांत निकालने के लिए अपन को क्या करना है कि वर्तमान का कुल और घटाना है ऊपर का कुल। तो आप देखें सीमांत कैसे निकाला जाता है, जरा हमारा सूत्र देखें। सीमांत बराबर हो गया कुल माइनस पूर्व का कुल। अब यहाँ पे अपन इसी को रख देते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ देखें, यहाँ कुल कितना है 0, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो 0 ही लिख दीजिए। यहाँ है 10, इसके ऊपर था 0, तो आपको 10 में से 0 को घटाना है तो 10 बचेगा आपका। फिर यहाँ आ गया आपका 20,
20 में से 10 को घटाया आपने तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ है 30, तो 30 में से 20 को घटाया तो 10 बच जाएगा। 40 में से ऊपर वाले 30 को घटाया अपन ने तो फिर 10 बच गया हमारा। 50 में से 40 को घटाया तो 10 बच गया, और 60 में से 50 को घटाया तो 10 बच गया। बस इतना सा काम करना था 3 नंबर के लिए। बताइए कितना समय लगा, थोड़ी सी समझ और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया है एक फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है। फर्म की कुल स्थिर लागत कितनी है, 100 रुपए है। फर्म की कुल परिवर्ती लागत निकालनी है, कुल लागत निकालनी है, औसत परिवर्ती लागत निकालनी है और अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची निकालनी है। तो हमें निकालने के लिए 1, 2, 3 और 4 चीजें हमें निकालनी हैं, और हमें कुल स्थिर लागत दी गई है 100 रुपए और अल्पकालीन सीमांत लागत हमें टेबल में दी गई है। ऐसे करके हमें जो है यहाँ पे इस टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जो दिया गया है पहले हमें उसी को लिख लेना है। जैसे अल्पकालीन सीमांत लागत हमारी दी गई है, यहाँ से शुरू करें हम। पहले डैश दिया है, फिर 500 दिया है, फिर इसके बाद 300 दिया है दूसरे वाले में, फिर 200 दिया गया है हमारा, फिर 200 के बाद 300 दिया गया है, फिर 500 है और फिर 800 है। ये हमें सवाल में ही दिया था, ये देखिए इसी को हमने उतार दिया अल्पकालीन सीमांत लागत लिख के। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद हमें बताना है कुल परिवर्ती लागत। तो अपन को पता होगा सीमांत लागत जो होती है, अल्पकालीन सीमांत लागत, वही परिवर्ती लागत कहलाती है, क्योंकि सीमांत ही बदलती है, बार बार बदलती है, परिवर्तित होती है, तो इसी को परिवर्ती लागत कहा जाता है। अब कुल बनाना है किससे, सीमांत से। तो कैसे बनाते हैं, वर्तमान की सीमांत अपन लिखेंगे और इसके ऊपर की जितनी कुल होगी उसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ है 500 और इसके ऊपर का यहाँ कुल वाले कॉलम में देखें आप कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे देखें आप डैश लगा है तो यहाँ भी डैश लग जाएगा आपका। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ 500 और यहाँ है डैश, तो 500 में डैश जुड़ेगा क्या बनेगा, 500 ही बनेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ है 300 सीमांत में, ये दिख रहा होगा आपको, और इसके ऊपर की कुल कितनी है वो अपन को यहाँ तिरछे में देखना है। तो 500 और 300 कितने बन जाएंगे, 800। फिर अगले बार तीसरी मात्रा में अपन देखें, ये है 200, लेकिन इसके ऊपर का कुल कितना है, इसे तिरछे में देखिए। इन दोनों का टोटल आपको ना करके यहीं तिरछे में देख लेना है। तो 800 और 200 कितने हो गए आपके, 1000। फिर 1000 में आपने ये 300 के लिए देखेंगे, 300 के सामने क्या आएगा कुल, तो 300 ये हैं और इन तीनों का टोटल पर को तिरछे में यहाँ मिल जाता है। तो 1000 और 300 कितने हो जाते हैं, 1300। फिर 500 है, ऊपर का टोटल अपन को यहाँ मिल गया, तो 500 और 1300 कितने हो गए, 1800। 1800 और यहाँ 800 है, 800 और 1800 कितने हो जाएंगे, 2600। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो इनको भी जोड़ लीजिएगा, तो ही 2600 के बराबर आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा तो आपकी टोटलिंग कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। जैसे 500 और 300 800 और 200 1000 और 300 1300 और 5 1800 और 800 2600, मतलब ये पूरा पूरा सही हो गया। अब कुल स्थिर लागत, ये देखिए थोड़ा सा हमारे सवाल में जाइए। फर्म की कुल स्थिर लागत, स्थिर लागत अगर अपन ने पढ़ी है तो चाहे आप उत्पादन बंद करके रखो तब भी आपको स्थिर लागत तो चुकानी ही पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाओगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर लगेगी। मतलब पहली इकाई का उत्पादन करोगे तब भी उतनी ही लगनी है, दूसरी का करोगे तब भी उतनी लगनी है, तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी इकाइयां आप बढ़ाते जाओ, उत्पादन बंद भी कर दो, जैसे कि उत्पादन 0 है ये, तब भी ये 100 लग रही है। अब आती है कुल लागत। कुल लागत कैसे बनती है, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत को मिला के। अब यहाँ परिवर्ती लागत तो है नहीं, तो स्थिर लागत अकेले ही आ जाएगी 100। यहाँ 500 और 100 दोनों को मिलाएंगे तो 600 हो गई, 800 और 100 मिलाएंगे तो 900 हो गई, 1000 और 100 मिलाएंगे तो 1100 हो गई, 1300 और 100 मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 1400, 1800 और 100 मिलाओगे आप तो कितने हो जाएगी 1900, 2600 और 100 मिलाओगे कितनी हो जाएगी 2700। अब देखें औसत परिवर्ती लागत, कौन सी लागत निकालनी है, परिवर्ती लागत निकालनी है। कौन सी, औसत। कहां से आएगी ये, कुल परिवर्ती लागत से बनेगी औसत परिवर्ती लागत। तो कुल से औसत बनाने के लिए हमने क्या सीखा है कि हमको हमेशा कुल में मात्रा से भाग देना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो कुल कुछ नहीं है तो डैश लग जाएगा सीधा सीधा। अब इसके बाद देखिए ये है 500 दिख रहा होगा आपको, और मात्रा है 1, तो 500 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 500 ही आएगा। ये है 800।
800 में आप क्या करेंगे, 800 में 2 से भाग दे देंगे, यहाँ सामने मात्रा 2 लिखी है क्योंकि, तो कितना आ जाएगा 400। 1000 में 3 से भाग देंगे आप, तो ये 333.3 आ जाएगा आपका। 1300 में 4 से भाग देना है, तो आप भाग दे के देखिए जरा कितना आता है इसमें। 1300 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और बचेगा आपका 1, तो हो जाएगा 10। 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, 1800 में 5 से भाग देना है, तो 5 तिया 15 हो गया, बचा आपका 3, 5 छक्का 30 और 5 जीरो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2600 में 6 से भाग देना है, तो 6 चौको 24 हो गया, बचा आपका 2, हो गया 20, 6 तिरी 18, बचे 2, 6 तिरी 18, फिर 2 बचेंगे, इस तरीके से आ जाएगा आपका ये। अब अल्पकालीन औसत लागत निकालना है आपको। तो अल्पकालीन औसत लागत, देखिए यहाँ कहीं भी परिवर्ती का जिक्र नहीं है। अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकाल में अपने कुल लागत भी आती है और स्थिर लागत भी आती है और परिवर्ती लागत भी आती है। तो जो अल्पकालीन औसत लागत है आपकी, ये कहाँ से बनेगी, आपकी बनेगी ये कुल लागत से। ठीक है, तो कुल लागत से ही आपकी अल्पकालीन औसत लागत बनेगी, क्योंकि ये जो कुल लागत है ये भी अल्पकालीन ही है। दीर्घकालीन में तो सारी की सारी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। तो आप यहाँ हमको क्या करना है, कुल लागत में मात्रा से भाग देना है। तो 100 में आप 0 से भाग दोगे तो देके देखिए जरा, अनंत आ जाता है ना। तो यहाँ डैश कर दिया हमने। अब इसके बाद देखिए 600 में 1 से भाग देंगे तो 600 ही आ जाएगा। यहाँ 900 है, 900 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। यहाँ आपका 1100 आ गया, 1100 में 3 से भाग देना है, तो 3 तिरका 9 हो गया, बचा आपका कितना 2, तो तीछंग 18, तीछंग 18, तीछंग 18 इस तरीके से आ जाएगा। 1400 में 4 से भाग दे के देख लीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 4 ती 12 हो जाएगा आपका, और बचेगा कितना 2, तो 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। 1900 में 5 से भाग दे के देख लीजिए, तो 5 त्री 15 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 छक्का 30 और 5 शून्य शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे आप 800 में 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, बचे कितने 2, हो गया 20, 6 त्री 18, बचे 2, फिर 6 त्री 18.6 आ जाए। इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाएगी पूरी। थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम था और 4 नंबर आपको इसमें प्राप्त हो जाते। तो थोड़ा सा देखिए, आप समझिए, ताकि आए दोबारा तो आपसे बन जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न अनुसूची में अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। भी 3 नंबर में आया था। इकाइयां दी गई हैं, 1 2 3 4 5 इकाइयां हैं। कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता है। तो कहीं कहीं पर डैश लगा के छोड़ दिया गया है, मतलब पूरा पूरा आपको ना तो कुल निकालना है ना सीमांत निकालना है, लेकिन सूत्र वही रहेगा आपका सीमांत निकालने के लिए कि कुल में से अपन को क्या करना है, पूर्व का कुल घटाना है। तो यहाँ पूर्व में तो कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ आपका जो है 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 ही आ जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ 9 है, 9 के ऊपर क्या है 5, 9 में से 5 का क्या बचेगा 4। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सीमांत से कुल बनाना है। तो इस इकाई में आपको कुल ढूंढना है, तो इस इकाई का सीमांत है 3 और इसके ऊपर का कुल हमने बताया था, इसे तिरछे में देख लेना आप। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, ये हमने 12 लिख दिए। ठीक है, अब फिर से हमको सीमांत की आवश्यकता पड़ गई, तो कुल माइनस पूर्व का कुल, तो 14 में से आपको क्या करना है, पूर्व का कुल घटा देना, यानी 12 घटा देना। तो 14 में से 12 के कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, और अब फिर से यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये संख्या ढूंढनी है यहाँ पे। तो यहाँ सीमांत है, सीमांत पे अपन को मतलब जो है कुल को जोड़ देना है, पूर्व का कुल अपना जो भी आया है। तो यहाँ अपन तिरछे में देखेंगे तो ये क्या है 14 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इनका टोटल करेंगे तो इस आखिरी संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इस तरीके से आपका सवाल पूरा ये सही हो जाएगा। 3 नंबर में इतना छोटा सा काम करना था आपको, है ना। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हमारे सामने एक और प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित तालिका में श्रम का कुल उत्पाद दिया गया है, श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। अब कुल दिया गया है, कुल से सीधा सीधा सीमांत निकालना है। कितना आसान काम है ये, बिल्कुल 3 नंबर में आया था ये भी। यहाँ पे कुल उत्पाद 0 है, तो हमेशा सीमांत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं,
वर्तमान का कुल और उससे ऊपर का कुल को घटा देते, तो 0 के ऊपर यहाँ देखें कुछ नहीं है तो ये भी 0 डाल दीजिए आप। यहाँ 15 है, 15 में से ये 0 घटेगा तो 15 ही बचेंगे। 35 है, 35 से 15 घट गए तो कितने बचे? 20। 50, 50 में से 35 घट गए, कितने बचे? 15। अब यहाँ देखिए 40, छोटी संख्या आ गई और बड़ी संख्या घटानी है, तो 40 में से 50 घटाना है, यानी माइनस का आएगा जो भी आएगा, तो 40 से 50 नहीं आएंगे, 50 से 40 घटेंगे, मतलब माइनस का 10 आ जाएगा। और 48 है ये आपका, 48 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमको जो है इसको देख लेना है। अब इसका जो टोटल है आपके इस 48 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 15 और 20 35, 35 और 15 कितने हो गए आपके? 50 हो गए। 50 और माइनस का 10 निकल गया, तो 50 में से 10 चले गए तो 40 और 8 48, और आखिरी का आप कुल देखें 48 आ रहा है, मतलब ये भी अपना पूरा पूरा सही हो जाएगा। तो हमेशा अपन को ये देख लेना है कि सीमांत का टोटल लास्ट के कुल के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही, तो फिर से हमें पलट के देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता हैं। मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। तो बाजार मांग के बारे में हमने पढ़ा है कि बाजार मांग क्या होती है, कि बाजार मांग में जो जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनके द्वारा जितनी भी वस्तुओं की मांग की जाती है, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए उनकी व्यक्तिगत मांगों को, तो बाजार मांग की गणना की जा सकती है। तो अब इनने केवल इस प्रश्न में यह माना है कि बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं। अब वस्तु की पहले कॉलम में कीमत दी गई है, ये D1 है, यानी जो 1 नंबर उपभोक्ता है उसकी डिमांड है और 2 नंबर उपभोक्ता है उसकी डिमांड है। तो दोनों की डिमांड उनकी आय के अनुरूप है, मतलब किसी की कम हो सकती, किसी की ज़्यादा हो सकती है, और ये माना गया है कि बाजार में केवल दोनों ही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बाजार मांग की गणना के लिए 1 रुपये कीमत पर जोड़ के दोनों को लिखना है। अब आप जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 9 और धन, 9 और धन कितना हो जाएगा आपका? 9 धन 24 बराबर क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? 24 और 9 हो जाएंगे आपके 33। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के अपन लिख सकते हैं। 20 और 8 कितने हो जाएंगे? 28। 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे आपके। 16 और 6 22 हो जाएंगे आपके। और 15 और 4 19, और 12 और 4 16। कितना आसान था करना इसको, और इसमें भी जो है 2 से 3 नंबर मिलने थे, मतलब लिखने विखने वाला कोई झंझट नहीं था, केवल दिमाग में रखना है हमको और हमें इसको कर देना है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आप छोड़ के बिल्कुल ना आए, और स्कोरिंग के हिसाब से अच्छे होते हैं, इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अपने जो व्यस्त समय है उसमें से समय निकाल के वीडियो और बनाने का प्रयास करता रहूँगा। आपके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।